भाग एक मानसरोवर। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 रुपए ही दे दो, दे दोगे तो कमल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हाल में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सीट पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर कहना मानेगा नहीं। बुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम ढीली हुई जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दीदी, गला तो छूटे। कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेकती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरत में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बात की, जो किसी तरह झुकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हक्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की सी खेती। मजबूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा। उससे मजबूरी में एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए हुए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी टूटते हुए मालूम होते। हल्कू ने अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े काब रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में। मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने बड़े बड़े दम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जवानी लेकर चुप हो गया। उसकी सवान बुद्धि ने शायद दाड़ दिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो डंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं। किस तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो मैं पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कम्बल, मजाल जाडे का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजबूरी हम करे, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़े न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसका हृदय में कंपन होने लगा।
कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह नह रहा गया तो उसने जबरे को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यह स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में उसे उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से हाथ न था जिसने उसे आज इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु आकाश प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर फूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमरा कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर फूंकता रहा। एक क्षण के लिए अभी आ जाता तो तुरंत ही दौड़ दौड़ पड़ता। करते हुए उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। ये घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा दिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगी तब कभी सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे ही नहीं रहा जाता। उसने पास के हल्के खेत में जाकर कहीं पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठांडे हो जाएंगी, फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूक कूक करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में नृत्य पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में तो अभी भी सुगंध आ रही है। जबरा की कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के पास सामने बैठा आग तप रहा था। एक क्षण उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में न छिपा सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने कूक कूक करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते हो? जबर ने पूछ हिलाई। अच्छा हो, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गई तो बच्चा, तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशनि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा
लपट लगी, पर कोई बात न थी। जबरा आँख के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने आ कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदता अलगाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंके आ जाने पर जरा आग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती है उसे आलस्य दबाए लेता। जबरा जोर से फूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगांव का झुंड था। उनके कूदने तोड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे अब कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जब जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चेहरे जाने की हाट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असहज जान पड़ना। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो। जबरा फिर कूक उठा। जानवर खेत पर चल रही थी। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा, चुभने वाला, पीछू के डंका सा झोंका लगा कि वह फिर कूदते हुए अल्लाह के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसकी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गई हो। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। बोला, ऐसा भी कोई सोचता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने उससे क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के ढांड पर आए। देखो, सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशाएं देखकर मुन्नी की आंखों पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ तो सोना न पड़ेगा ना।